हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम एक चीज सीखेंगे जिसकी वैसे आज कुछ खास नीड नहीं है, बट स्टिल पास्ट के अंदर उस चीज को किया गया था कि जो आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, उसके लिए नाम जब रखने थे, उनका जब नाम लिखना था तो उसके लिए आईयूपीएसी ने कुछ रूल्स दिए थे। ठीक है, स्टार्टिंग में रूल्स दिए थे बट बाद में उन एलिमेंट्स का एक अलग से भी नाम दे दिया गया था। तो वो जो आईयूपीएसी ने कुछ रूल्स दिए थे 100 से ऊपर वाले एलिमेंट्स के नाम बताने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है तो उसके लिए आईयूपीएसी ने क्या रूल दिए और उनका नाम किस तरीके से लिखा जाता है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, सो हेडिंग डालेंगे यहां पर नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ठीक है, नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100, जिसका एटॉमिक नंबर 100 या उससे ज्यादा है उसकी जो नेमिंग है वो हम कैसे करते हैं। तो आईयूपीएसी ने कुछ बातें बताई उसके लिए। आईयूपीएसी नेमिंग है बेसिकली ये उन एलिमेंट्स की जो 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर है जिनका। ठीक है, तो आईयूपीएसी बेसिकली क्या है ये आप 10th क्लास में पढ़ते हो कि आईयूपीएसी के बेसिस पे आपने कुछ हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग भी देखी होगी, तो कुछ रूल बताए थे कि किस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग की जाती है। तो नेमिंग से रिलेटेड जो भी कोई चीज कहां जहां पर भी आएगी उसके बारे में बात करती है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म आप सभी ने पढ़ा होगा पहले भी, अगर ये नहीं पढ़ा है तो अब हम उसको देख लेते हैं कि आईयूपीएसी जो होती है उसका फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो आईयूपीएसी बेसिकली क्या चीज है, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जो डील करती है हमारे कुछ नेमिंग के साथ, नाम के साथ, यानी कि किसी चीज का अगर नाम बताना है तो उसके लिए जो है आईयूपीएसी कुछ रूल्स बना देती है जिसके बेसिस पे हम उसका नाम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 100 से ऊपर 100 या 100 से ऊपर जिनका एटॉमिक नंबर था उसका नाम बताने के लिए आईयूपीएसी ने क्या क्या बातें बताई। उसने क्या बोला, कहता कि जैसे किसी का नाम 101 है तो 1 को क्या बोलोगे, 0 को क्या बोलोगे, या 2 को, 3 को, 1 से लेकर के 10 तक उसने क्या कर दिया, हर चीज का एक नाम बता दिया। कैसे, जैसे कि अगर मान लो 0 है कहीं पर, 0 के लिए उसने बोला कि क्या यूज कर लो आप, नील यूज कर लीजिए, NIL। ठीक है, और अगर कहीं पर 1 लिखा हुआ है तो 1 के लिए आप अन यूज कर लीजिए, UN। ठीक है, 1 लिखा है तो क्या लिखोगे वहां पर, UN अन लिख दोगे। ठीक है, और अगर कहीं पर 2 लिखा है, 2 आ गया तो वहां पर लिख दोगे बाई, 3 लिखा है तो वहां पर लिख दोगे ट्राई, 4 लिखा है तो वहां पर लिख दोगे क्वाड। ठीक है, 5 लिखा है वहां पर लिख दोगे पेंट, अगर 6 लिखा है तो वहां पर लिख दोगे हेक्स, अगर 7 लिखा है तो वहां पर लिख दोगे सेप्ट, 8 लिखा है तो वहां पर लिख दोगे ऑक्ट, और 9 लिखा है कहीं पर तो वहां लिख दोगे ENNE। ठीक है, तो इस तरीके से अगर नेमिंग करनी है 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वालों की, तो जहां पर 0 लिखे, जहां पर 0 लिखा नजर आए वहां पर लिख दीजिए नील, 1 है तो अन, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट एंड ENNE। ठीक है, और ये लिख करके नाम के लास्ट में EM लगाना जरूरी है, IUM, EM जरूर लगेगा। तो आइए नाम लिख करके देखते हैं। जैसे मान लो 100 एटॉमिक नंबर है, ये 101 से शुरू करते हैं वैसे तो, बट चलो 100 का भी लिख लेते हैं यहां से। 100 एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का, उसका अगर नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 सबसे पहले आ रहा है 1, तो 1 के लिए लिखोगे क्या, UN। ठीक है, फिर आया 0, 0 के लिए क्या लिखते हैं, नील। फिर क्या आया, दोबारा 0 आया, उसके लिए फिर क्या लिखोगे, नील। और लास्ट में लगाना है
ईएम। तो नाम क्या बन गया? अननिल अननिलियम। ठीक है, इसका नाम बन जाएगा अगर 100 एटॉमिक नंबर है तो। और अगर 101 एटॉमिक नंबर है तो उसके लिए क्या नाम लिखोगे? 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, अननिल, फिर से आ जाएगा अननियम। ये नाम हो जाएगा 101 एटॉमिक नंबर है उसका अननिल्यूनियम। ठीक है, और उसके बाद इसी तरीके से बाकी के जो एलिमेंट्स हैं 102 एटॉमिक नंबर है तो 1 के लिए क्या लिखोगे? अन, 0 के लिए क्या लिखोगे? निल, 2 के लिए क्या लिखोगे? बाई, और लास्ट में क्या लगा दोगे? यम। ठीक है, ये हो जाएगा इसका नाम। और इसी तरीके से बाकी के एलिमेंट्स के नाम भी आप लिख सकते हो। तो 103 का अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, 3 के लिए ट्राई, और आगे क्या लग जाएगा? ईएम। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी एलिमेंट्स का जो नाम है वो बड़ा इजीली लिख सकते हो। और अगर 104 का लिखना है तो 104 के लिए क्या लिखोगे? 1 के लिए क्या होगा? वही अन, 0 के लिए निल, और 4 के लिए क्या है? क्वैडियम। यहां पर भी आपको सिंगल ही आई लगाना है, 2 लगाने की जरूरत नहीं है, बस ईएम आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, और 105 के लिए लिखना है तो वो क्या हो जाएगा? अननिल पेंटियम। अगर 106 के लिए लिखना है तो वो क्या हो जाएगा? अननिल हेक्सियम। ठीक है, 107 के लिए लिखना है तो वो क्या हो जाएगा? अननिल सेप्टियम। 108 के लिए लिखना है तो वो क्या हो जाएगा? अननिल ऑक्टियम। 109 के लिए लिखना है तो क्या हो जाएगा? अननिल इनियम। एंड 110 के लिए लिखना है तो वो क्या हो जाएगा? अननिलियम। ठीक है, तो इस तरीके से जो जिनका एटॉमिक नंबर 100 या 100 से ज्यादा है तो सिंपल से रूल बनाया यूपीएससी ने, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी नेमिंग जो है वो कर सकते हो। तो इस तरीके का क्वेश्चन तो आपसे पूछने की संभावना कम है, बट स्टिल आपको ये चीज आनी चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल थी, एक बस इसको आपको ऑर्डर को याद कर लेना कि 1 को क्या बोलते हैं, 0 को, 2 को, ये गिनती याद कर लो बस, बाकी कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ये थी बेसिक सी चीज। अब इसके बाद जो है इस चैप्टर में हम वो चीजें पढ़ेंगे जिनका पूरी केमिस्ट्री के अंदर आपको बार बार यूज मिलेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन चीजों के बिना अगर ये चीजें आपको क्लियर नहीं है तो पूरी केमिस्ट्री में आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए जो अब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा उसको बड़े ध्यान से समझना है आपको। तो वैसे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट ये केमिस्ट्री का बेस है। अगर ये बेस अच्छा क्लियर होगा तो आगे दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे फिर आगे। तो देखो, जैसे कि आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में कि जो आपके पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप कुछ टर्म्स पढ़ते हो कि एटॉमिक रेडियस आपने पढ़ा होगा, फिर आपने पढ़ा होगा कि उसका ट्रेंड क्या है, डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज, या अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तब क्या होता है। इसी तरीके से आपने वैलेंसी के बारे में पढ़ा होगा कि डाउन द ग्रुप क्या होती है, अलोंग द पीरियड क्या होती है, और मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये सब आपने पढ़ा था आपकी 10th क्लास में। तो आज उसी चीजों को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे और जानेंगे कि जैसे आपने पढ़ा 10th क्लास में कि एक चीज पढ़ लेते थे कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, बट ऐसा हमेशा हर जगह पर नहीं होता है। कई जगह पर एक्सेप्शन भी देखने को मिलती है। तो उसका रीजन क्या होता है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करने वाले हम यहाँ पर एटॉमिक रेडियस के बारे में। ये एटॉमिक रेडियस क्या होती है, और डाउन द ग्रुप मूव करो या अलोंग द पीरियड मूव करो, वहां पर एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज।
ठीक है, तो नाम से बिल्कुल सिंपल सा क्लियर है हमें एटॉमिक रेडियस क्या, एटम की रेडियस। तो 10th क्लास में आपने बड़ी सिंपल इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी क्या, कि सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं कुछ शेल्स के अंदर। तो जो वैलेंस शेल होती है, वैलेंस शेल का मतलब जो लास्ट शेल है, न्यूक्लियस और इस वैलेंस शेल का जो डिस्टेंस है, इसी को आप क्या बोल देते हो, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस को हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल is known as atomic radius। तो एटॉमिक रेडियस तो बेसिकली यही होती है कि जो न्यूक्लियस है उसका डिस्टेंस हमारे वैलेंस शेल से कितना है, वो है उसकी एटम की रेडियस। ठीक है, बट ये जो डेफिनेशन है, इसके अलावा एक डेफिनेशन और पढ़ेंगे हम, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसा क्यों कि देखो इसमें आपको क्या बोल रहे हैं कि एक एटम के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो है एटॉमिक रेडियस। बट एक एटम की अगर रेडियस को कैलकुलेट करना हो, अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि रेडियस कितना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक एटम तो चाहिए पहले, फिर उसकी रेडियस ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो एक अकेले एटम को आइसोलेट कर पाना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसको हम एक एटम को, अकेले एटम को आइसोलेट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए उस अकेले एटम को आइसोलेट नहीं कर पाओगे तो उसकी रेडियस कैसे देखोगे। ठीक है, तो जो आपने एटम की डेफिनेशंस पढ़ी होंगी पहले तो क्या बोलते थे, स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, तो वो तो गलत हो गई थी बाद में कि स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको आगे भी आप ब्रेक कर सकते हो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा उसके बारे में। तो जो एटम होता है बेसिकली उसकी जो नई डेफिनेशन ही ये है कि वो ऐसा सब्सटेंस जिसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एटम को आइसोलेट नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए जो एटम की रेडियस है फिर उसको आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो इसीलिए ये वाली जो डेफिनेशन है ठीक तो है, बोलती तो ठीक बात है, बट स्टिल इसको हम सही नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा हम कर नहीं सकते कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल तो बोल दिया, बट उसको हम कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, वो अभी तक नहीं किया जा सका। तो जो एटम की रेडियस होती है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो देखिए। देखो क्या होता है, जो एलिमेंट्स हैं वो हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी चीज के साथ रिएक्ट हुए हुए मिलेंगे हमें। ठीक है, तो मान लो आपका कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेट्स से A2 कोई मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल आप लेट कर सकते हो, जैसे A2 है, Cl2 है, कोई भी आप बना सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, Br2 है, I2 है, कोई भी हो। अब इसके अंदर, इस A2 मॉलिक्यूल के अंदर बेसिकली हम क्या देखते हैं कि A का जो इस तरीके का न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेसिकली क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इस A का जो न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ वाले जो ये ऑर्बिट्स हैं, ये दूसरे A एटम के साथ क्या करते हैं, इस तरीके से ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस होता है बीच में, मतलब कि क्या है, बेसिकली इस A एटम ने और इस A एटम ने आपस में एक बॉन्ड बना रखा है। बॉन्ड समझते हो आप, जैसे A मॉलिक्यूल है, A मॉलिक्यूल बीच में क्या है, A और A ने आपस में बॉन्ड बना रखा है। तो बॉन्ड आपने बेसिक सा थोड़ा सा पढ़ा है 9th-10th क्लास में, दो तरीके का होता है, आयनिक बॉन्ड और एक कोवलेंट बॉन्ड। तो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, पढ़ा होगा आप सभी ने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम पढ़ेंगे भी सही डिटेल में इसके अगले चैप्टर के अंदर, बट अभी के लिए थोड़ा सा बस माइंड में ले आओ कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और वहां पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप कर रहे हैं यहां पर, तो इसके थ्रू हम अपने एटम की रेडियस को बताते हैं। कैसे बताते हैं, ये जो इन दोनों एटम के न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, इसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम इंटर
न्यूक्लियस डिस्टेंस, यानी कि जब दो एटम्स आपस में ओवरलैप करते हैं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, तो वहां पर उन दोनों एटम का जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस। ठीक है, और इस डिस्टेंस को अगर मैं डी से डिनोट करता हूं, ठीक है, अगर दो एटम्स है उनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर डी है, तो उसकी अगर रेडियस बतानी हो, तो ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, दिस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज द 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है, और अगर रेडियस बतानी है तो रेडियस क्या हो जाएगी, d/2। डी डायमीटर नहीं है, ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे हम डी से बता रहे हैं। और इस डी का अगर हाफ कर देते हैं, अप्रोक्सीमेट आता है, वैसे तो आप कहोगे कि भाई यहां पर ये ओवरलैपिंग भी हो रही है, तो एग्जैक्टली हाफ तो नहीं आ पाएगा, बट इसी को हम एग्जैक्ट हाफ मान करके चलते हैं कि इक्वल ओवरलैपिंग हो रही है, और जो है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर हाफ कर दें तो वो होती है उसकी रेडियस। तो जो नई डेफिनेशन है, नई डेफिनेशन बताएंगे यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक रेडियस की, वो क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ एटम कैन बी डिफाइंड as the half of the internuclear distance, that is क्या होता है internuclear distance, the distance between the two nucleus when two atomic orbitals overlaps with each other। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो वहां पर जो दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है उसे बेसिकली हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं, और उस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर हम हाफ कर दें तो वो हो जाती है उसकी रेडियस। ठीक है, तो ये हो जाएगी एटॉमिक रेडियस की नई डेफिनेशन, इट इज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो बोलो क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो एटॉमिक रेडियस होती है, इस नई डेफिनेशन के बेसिस पे हम इसको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो एटॉमिक रेडियस है इसको हम 4 तरीके से पढ़ते हैं। कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। तो एटॉमिक रेडियस जो है 4 कैटेगरीज के अंदर हमने इसको क्लासिफाई कर देना है। अब कौन कौन सी हैं 4 देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली जो आती है इसके अंदर, वो हम बात करेंगे इसके अंदर कोवेलेंट रेडियस के बारे में। दूसरी जो है इसके अंदर हम बात करते हैं आयनिक रेडियस के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मेटेलिक रेडियस के बारे में, और लास्ट देखेंगे इसमें हम वंडरवॉल रेडियस। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस 4 तरीके से हम पढ़ेंगे यहाँ पर। एक है आपकी कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड लास्ट वन वंडरवॉल रेडियस। तो क्या होती है ये रेडियस, आइए पहले देख लेते हैं। और ये रेडियस देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर होगा, आपने पढ़ा होगा ये 10th क्लास के अंदर कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है। ठीक है, और इसी को हम देखेंगे आगे कि जो कोवेलेंट रेडियस है वो क्या होती है। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा वही चीज ही है। कोवेलेंट रेडियस क्या है, जैसे यहाँ पर आप देखते हो कि कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है, देखो 2 टाइप के हमारे बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड।
कोवेलेंट बॉन्ड वैसे और भी टाइप का एक और भी बॉन्ड है, उसको हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए आप दो ही तरीके के मान के चलो, आपने क्योंकि दो ही पढ़े हैं इसलिए मैं आपको दो ही बता रहा हूं। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा क्लियर कर ही लो इस चीज को कि कोई भी पहली बात तो जो भी दो चीजें हैं वो आपस में रिएक्ट ही क्यों करती हैं। वैसे तो ये नेक्स्ट चैप्टर का पोर्शन है, बट ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। कोई भी दो चीजें हैं वो आपस में रिएक्ट क्यों करती हैं, अगर उसके बारे में हम बात करें तो देखो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप था जिसे हम इनर्ट गैसेस या ग्रुप नंबर 18 या नोबल गैसेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम नोबल गैसेस या इनर्ट बोलते हैं, वो एलिमेंट्स मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स हैं आउट ऑफ ऑल दी 118 एलिमेंट्स। हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि 118 एलिमेंट्स के अंदर सिर्फ वही ऐसे हैं जो बिल्कुल रिएक्शन कभी शो ही नहीं करते, हमेशा अकेले रहते हैं, कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, अपने आप से तो बिल्कुल नहीं करते। अगर हम रिएक्शन करवाने की कोशिश भी करते हैं तो भी बहुत ही एफर्ट लगाने पड़ते हैं हमें उनकी रिएक्शन करवाने के लिए, और फिर भी हम एक या दो ही ऐसी गैसेज है जिनके कुछ प्रोडक्ट्स बना पाए, ठीक है। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, 118 में से सिर्फ वो ग्रुप ऐसा है जिसके एलिमेंट्स आपस में कभी भी रिएक्ट नहीं करते, ना आपस में ना दूसरे के साथ, ठीक है। और बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए हैं वो सारे भी क्या चाहते हैं कि वो भी उन्हीं की तरह स्टेबल हो जाएं। तो देखो स्टेबिलिटी हर किसी को चाहिए अपनी लाइफ में, आपको चाहिए, मुझे चाहिए, हर किसी को चाहिए, इसीलिए हर कोई अपना अपना कुछ ना कुछ एफर्ट करता रहता है स्टेबल होने के लिए। तो जो उन एलिमेंट्स के अलावा बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो भी क्या चाहते हैं कि वो भी उन्हीं की तरह स्टेबल हो जाएं, यानी और उन्हीं की तरह स्टेबल होने के लिए वो क्या चाहते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसी है वैसी ही इनकी हो जाए। यानी कि अगर हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन भी चाहेगा कि भाई उसके पास भी 2 हो जाएं, लिथियम भी चाहेगा उसके पास भी 2 हो जाएं। यानी उस नोबल गैस के आसपास के जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी उनके जैसी हो जाए। उसी के लिए वो क्या करते हैं, जिसके पास मान लो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जिसके पास 1 या 2 इलेक्ट्रॉन कम है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से अब इलेक्ट्रॉन अगर किसी को लूज करना है तो लूज करेगा, तो कोई हवा में तो छोड़ नहीं देगा, उसको कोई एक्सेप्ट करने वाला भी चाहिए। तो एक ने लूज किया दूसरे ने गेन किया, तो यहीं पर बन गया उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड, ठीक है, जहां पर दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई मेरे पास कमी है, तेरे पास एक्स्ट्रा है, तो मैं तुझे देता हूं, तू ले ले, तो मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, तू भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से कहीं पर बॉन्ड बनता है। जैसे कि ए और बी के बीच में मैंने अगर बोला कि बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड बेसिकली है क्या? बॉन्ड इज अ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स, जो इन दोनों को आपस में होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो बॉन्ड क्या होती है? बेसिकली एक अट्रैक्शन होती है जो दो एटम्स को आपस में होल्ड करके रखती है। और बॉन्ड जो है वो मैंने आपको बताया कि दो तरीके का, एक कोवेलेंट बॉन्ड और एक आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जाती है, या अगर पहले मैं आयनिक बॉन्ड की बात करूं, आयनिक बॉन्ड जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है। देखो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा आयनिक बॉन्ड, पहली बात। क्यों बनता है ऐसा? आयनिक बॉन्ड में बेसिकली होता क्या है? एक होता है रिच और एक होता है जी पुअर, ठीक है। दो चीजों के बीच में बॉन्ड बनना है, एक है रिच एलिमेंट और दूसरा है पुअर एलिमेंट। रिच एलिमेंट या पुअर एलिमेंट हम किसे बोलते हैं? रिच एलिमेंट वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है, सोडियम की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो क्या होती है? अगर पुराने वाली कॉन्फ़िगरेशन ही लिख दो, 11 एटॉमिक नंबर है, 281 है, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं क्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287, ठीक है। सोडियम के नियर अबाउट सबसे नियर कौन सी नोबल गैस प्रेजेंट होती है? नियोन, ठीक है। और नियोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 28। और क्लोरीन के सबसे पास जो नोबल गैस है वो कौन सी है? आर्गन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 28, ठीक है, 288।
ठीक है। अब देखो इसको रिच क्यों बोला और इसको पुअर क्यों बोला। इसको रिच इसलिए बोला कि सोडियम के पास अगर इसकी नियरेस्ट नोबल गैस में देखता हूं तो उसके कंपेरेटिवली एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है इस नोबल गैस की जैसी हो जाएगी। और अगर इस क्लोरीन की बात करें तो ये जो है ये पुअर है। पुअर क्यों है? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसकी नियरेस्ट नोबल गैस से एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये क्या हो जाएगी, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस नोबल गैस की तरह हो जाएगी। ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दे तो उससे सोडियम भी नोबल गैस के अंदर आ जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, और क्लोरीन भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाएगा। तो जो रिच है, रिच क्या करता है, पुअर को इलेक्ट्रॉन दे देता है। और जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। और मेटल ही मोस्टली हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। बोलो बात समझ में आ गई। तो आयनिक बॉन्ड इसीलिए हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड बेसिकली होता क्या है, जहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होगी। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, इसको क्या बोलोगे कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है। और दूसरे की अगर मैं बात करूं, दूसरा है आपका कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंने यहां पर बोला आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल यानी कि एक अमीर है दूसरा गरीब है उनके बीच में बनता है। और कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवलेंट बॉन्ड आपका बनेगा नॉन मेटल और नॉन मेटल, यानी कि दोनों ही यहां पर क्या है, दोनों गरीब हैं, दोनों ही पुअर हैं। ठीक है। जब दो नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो किस तरीके से बॉन्ड बनाए। अब देखो नॉन मेटल मैंने आपको बोला कि वो क्या करती है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन गेन करना है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। यहाँ पर नॉन मेटल आपस में कैसे बॉन्ड बनाए, जब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। शेयर करने का मतलब जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और ये जब दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो कैसे बनाता है। आप देखो ये हाइड्रोजन भी चाहता है कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये हाइड्रोजन भी चाहता है कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्यों दो करने हैं भाई, क्योंकि इसके नियरेस्ट नोबल गैस पड़ती है हीलियम, जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने बीच में रख लेते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन भी यूज कर लेता है और ये वाला हाइड्रोजन भी यूज कर लेता है। ठीक है। तो इस वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है जहां पर दोनों ही आपके पुअर हैं, वो हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। ठीक है। तो इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बनाते भी इसी तरीके से हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको क्विक एक बार रिकैप दे दिया, जो आपने वैसे तो 10th क्लास में पढ़ा हुआ है इस चीज को, तो वो इसलिए बताया क्योंकि आगे काम में आता है। ठीक है। इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बस आपको याद दिला रहा था कि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर आयनिक और कोवलेंट रेडियस के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक था वापिस उसी पे आ जाएंगे। तो कोवलेंट रेडियस, जैसे कि मैंने आपको बात करी, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, जहां पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरीके से आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो कोवलेंट रेडियस क्या होती है, जो हमने यहाँ पर ये रेडियस जो डिफाइन करी ये कोवलेंट रेडियस की है। तो कोवलेंट रेडियस बेसिकली क्या है कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि जहां पर आपका बॉन्ड बना है, ठीक है, तो जो बॉन्ड बनाया है यहाँ पर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से, तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई है और यहाँ पर जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, ये वाला इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर आप हाफ कर देंगे तो वो होगी उसकी कोवलेंट रेडियस। ठीक है। तो कोवलेंट रेडियस को अगर डिफाइन करना है तो कोवलेंट रेडियस बेसिकली क्या चीज है, तो ये जो यहाँ पर हमने ये लिखी है, ये जो डेफिनेशन लिखी है, ये भी कोवलेंट रेडियस की ही है। ठीक है। तो कोवलेंट रेडियस बेसिकली क्या होती है, इट इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस।
जो हमने यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ी थी वो कोवेलेंट रेडियस की ही थी। नेक्स्ट अगर बात करें आयनिक रेडियस की, तो जो आयनिक रेडियस बेसिकली होती है हमारे आयन की, ठीक है। तो ये कोवेलेंट रेडियस तो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो हमने यहाँ पर बताई थी वो कोवेलेंट रेडियस की थी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम अपने जो आयनिक रेडियस है वो क्या होती है। इसके बारे में मैंने आपको कुछ पिछले चैप्टर में भी बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। आप उसको थोड़ा सा और देखेंगे हम आगे। तो देखो आयनिक रेडियस क्या चीज है। आयनिक रेडियस होती है बेसिकली एक आयन की रेडियस, ठीक है। अब ये आयन क्या होता है, देखो जैसे कि हमने अभी यहां पर एक आयनिक बॉन्ड पढ़ा। आयनिक बॉन्ड के अंदर हमने जैसे अभी बनाया था सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड। तो सोडियम जो है, सोडियम के पास जैसे कि हमें मालूम है 11 एटॉमिक नंबर है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर है, तो 2, 8, 7 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो हमने एक चीज देखी कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेंगे और दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब एक चीज यहां पर देखने वाली है कि जो सोडियम है 11 एटॉमिक नंबर है जिसका, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था कि जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो क्लोरीन जो है इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे, 17 और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17, ठीक है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो सोडियम है, सोडियम क्या करने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है और वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा, ठीक है। अब देखो जब सोडियम के पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि 11 पॉजिटिव चार्ज और 11 ही नेगेटिव चार्ज, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देंगे। और कैंसिल कर देते हैं इसीलिए सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 ही प्रोटॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो इस पर भी कोई भी चार्ज नहीं है क्योंकि जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जब ये सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसके पास प्रोटॉन कितने बचेंगे, प्रोटॉन तो उतने ही है, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लूज कर दिया, तो पहले थे 11, अब कितने हो जाएंगे, 10, ठीक है। तो अब इसके पास 11 पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, सॉरी 10 नेगेटिव चार्ज है। तो 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव को तो कैंसिल कर देंगे, बट एक प्लस इसमें ज्यादा है, तो उस प्लस को हमें दिखाना पड़ेगा कि अगर एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन लूज करने पर उस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, ठीक है। ये चीज आपको शायद ना पता हो अभी तक, तो इस चीज को माइंड में बिठा लीजिए कि कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 1 पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मान लो इसने 2 किए होते, वैसे तो सोडियम 2 करता नहीं है इजिली लूज, बट अगर मान लो 2 कर दिए होते तो इलेक्ट्रॉन बच जाते, यहाँ पर कितने रह जाते, 9, और पॉजिटिव चार्ज वो तो उतने ही रहेंगे 11 के 11, तो 2 पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज एक्स्ट्रा हो जाता। क्यों हो जाता है, क्योंकि 9 पॉजिटिव 9 नेगेटिव को कैंसिल करते 2 जो है वो पॉजिटिव एक्स्ट्रा होते, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्लोरीन की, आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन पहले थे 17, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया तो गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 18 हो गए हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है पहले थे 17 पॉजिटिव 17 नेगेटिव, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, बट यहां पर 17 पॉजिटिव और 18 नेगेटिव है, एक नेगेटिव एक्स्ट्रा हो गया है, इसीलिए ओवरऑल क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये जो आयन, ये जो स्पीशीज होती है जिसके ऊपर चार्ज जो प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयन, ठीक है। और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं कैटायन, और जो हमारा नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनायन, ठीक है। ए एन से याद रखा करो, दो एक
N का मतलब नेगेटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव या कोई भी अनायन जो होता है अनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने बात करनी है इसके रेडियस के बारे में। आयन की जो रेडियस होती है वो हम किस तरीके से देखते हैं। देखो इसमें बेसिकली आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जैसे मान लो आपके पास ये सोडियम है और एक Na पॉजिटिव है, इन दोनों में से ज्यादा रेडियस किसकी होगी? और जैसे क्लोरीन है और Cl माइनस है, इन दोनों में से ज्यादा रेडियस किसकी होगी? यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद उसकी रेडियस पर क्या फर्क पड़ा और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसकी रेडियस पर क्या फर्क पड़ता है, तो वो हम देखेंगे। देखो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं यहां पर सोडियम की, तो सोडियम सेंटर में न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, पहले ऑर्बिट के अंदर 2, अगले में 8 और अगले में 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था। अब अगर Na पॉजिटिव को देखें तो Na पॉजिटिव में भी कुछ ऐसा ही है, पहले में 2 और दूसरे में 8। तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है और तीसरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वो इसने लूज कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस देखना चाह रहे हो, एटॉमिक रेडियस क्या थी बेसिकली सेंटर से लेकर के लास्ट शेल का डिस्टेंस, तो वो सेंटर से लेकर के लास्ट शेल, यहां तो शेल ही रिड्यूस होगी, शेल ही एक कम होगी, तो ऑब्वियसली रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर आप सोडियम और सोडियम पॉजिटिव को कंपेयर करोगे रेडियस के मामले में, तो जो आपका न्यूट्रल आयन होता है उसका रेडियस उसके रिस्पेक्टिव कटायन से हमेशा बड़ा होगा। तो यहां पर तो जैसे कि आपने देखा कि पूरी की पूरी शेल रिड्यूस होगी, बट अगर शेल रिड्यूस ना भी हो, जैसे कि मान लो मैं यहां पर मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं, मैग्नीशियम जो है एटॉमिक नंबर 12 282 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और एक है मैग्नीशियम पॉजिटिव जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 28। ठीक है, तो मैग्नीशियम पॉजिटिव एटॉमिक नंबर तो वही रहने वाला है। ठीक है, अब अगर यहां पर मैं इस मैग्नीशियम को देखूं तो सेंटर में न्यूक्लियस है, पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जो मैग्नीशियम पॉजिटिव है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो पहली शेल के अंदर 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है। ठीक है, तो कैसे देखोगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को? तो यहां पर तो आप बोल दोगे कि भाई सेंटर में और जो वैलेंस शेल है उसके बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका कारण है, उसका कारण क्या है वो ये देखिए कि यहां पर अगर आप मैग्नीशियम की बात करो, एटॉमिक नंबर 12 यानी कि प्रोटॉन कितने हैं? 12। पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 12 है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहां पर तो इलेक्ट्रॉन 12 ही है। अगर इसकी बात करें मैग्नीशियम की, तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 12, वो तो सेम ही रहेंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं? 11। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखो इस न्यूट्रल को, जहां पर 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन थे, अगर सेंटर के अंदर 12 प्रोटॉन यानी कि 12 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और उसके चारों तरफ 12 ही नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी उनके बीच में। और यहां पर अगर देखें तो यहां पर जो है सेंटर के अंदर है 12 प्रोटॉन और उसके चारों तरफ 11 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब देखो आप सिंपली एक चीज को समझ सकते हो कि यहां पर जो था 12 प्रोटॉन यानी कि 12 प्लस चार्ज 12 माइनस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब यहां पर क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है, बट जो नेगेटिव चार्ज है वो एक रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो एक चीज समझ पा रहे हो कि पहले 12 पॉजिटिव चार्ज 12 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब 12 पॉजिटिव चार्ज 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज कम कर दिया, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है जिस कारण जो आपका साइज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप कटायन देखोगे वो उसके रिस्पेक्टिव आयन से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर मैग्नीशियम और मैग्नीशियम पॉजिटिव को भी कंपेयर करोगे तो जो मैग्नीशियम है वो Mg पॉजिटिव से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दोगे, मान लो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की बात कर रहे हो, तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, वहां पर क्या होगा, 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन और बढ़ेगी तो साइज और भी छोटा हो जाएगा। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव अगर देखोगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा, यानी कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा उसका साइज जो है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। ठीक है, तो कटायन के केस में हमें यही देखने को मिलता है कि जो आपका कटायन होता है इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स रिस्पेक्टिव एलिमेंट, जिसका भी वो है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे जो आयनिक रेडियस है
the ionic radius of cation is always smaller than its respective element, यानी जिस एलिमेंट का वो आयन है, जिस एलिमेंट का वो कटायन है, उसके कंपेरेटिवली उसकी रेडियस हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो इस वजह से, और हुआ क्यों ऐसा वो आपने देख लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम कटायन की भी रेडियस के बारे में बात करेंगे, उसकी रेडियस जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट के कंपेरिजन में।